हेलो एवरीवन, फिजिक्स के वनडे में आपका स्वागत है। मैं विघ्नेश जैन आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं इस प्यारी सी सीरीज जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू 2026 और आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। आपका इतना सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और शुरू करते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स का पहला क्वेश्चन जो 2026 में पूछा गया था जेईई मेंस में 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन क्या था? लाइट वेव डिस्क्राइब्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E = 60 sin 3 × 10^15t plus sin 12 × 10^15t falls on a metal surface of work function 2.8 electron volt. The maximum kinetic energy of the ejected photoelectron is dash electron volt. आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो निकालना है ना। सो बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्वेश्चन लगेगी। वी नो दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी दैट इज h nu max माइनस फाइव। ठीक है, फाइव द वर्क फंक्शन। अब आप एक चीज देखो कि यहां पर दो अलग अलग ओमेगा दे रखी है, राइट? दो अलग अलग ओमेगा दे रखा है, मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास। सो वी हैव ओमेगा 1 दैट इज 3 × 10^15 एंड ओमेगा 2 दैट इज 12 × 10^15। और मुझे यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि जो ओमेगा अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो आई एम कंसिडरिंग, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है तो मुझे जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट करनी पड़ेगी वो भी कौन सी पुट करनी पड़ेगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही पुट करनी पड़ेगी, तभी मेरा आंसर सही आएगा। इसका मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी को अपने को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली ओमेगा 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 इक्वल्स टू 2 पाई, 50 इक्वल्स टू 12 × 10^15। सो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी मेरे पास वो आएगी 6 डिवाइडेड बाय पाई × 10^15, करेक्ट? सो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब आप देखो, आपको h का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, दैट इज 6.6 × 10⁻34 × 6 बाय पाई × 10⁻15। ये मेरे पास काय में आ गया भाई? अब ये जूल में आएगी, राइट? अब इसको अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। -5 कितना है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे पास h nu की वैल्यू आ जाएगी 1.26 × 10⁻18 जूल डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 माइनस 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगा आपका 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.8 दैट इज इक्वल्स टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वही है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। An alpha particle with energy 7.7 mega electron volt is bombarded on a thin gold foil. The closest distance from the nucleus it can reach is dash meter. Atomic number of the gold is 79. अब बेसिकली क्या है, देखो आप काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल के पास, वो आ रहा होगा, है ना? अब मैं मान लेता हूँ कि इनफाइनाइट डिस्टेंस आ रहा है, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है, था बहुत दूर से आ रहा हो। जब वो पास आएगा 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 तो बेसिकली अपन मान के चल रहे हैं ऐसा कि उस इंस्टेंट पर वो पार्टिकल रिपल्शन के कारण रुक जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब रुक जाएगा मतलब सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सो हियर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे अपन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि रुक गया है और इनिशियल में इंफिनिटी भी था इसलिए दोनों 0 हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसकी 7.7 मेगा, मेगा मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 × 10⁻19 जूल दैट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R। तो K कितना है? 9 × 10⁻9 Q1 किसका? इसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 ही होता है, 2 × 1.6 × 10⁻19 और इसका कितना है? गोल्ड का 79 इंटू एक के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय R। बस हमें ये याद निकालना। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो रेडियस निकल के आ जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस निकल के आएगी शॉर्टेस्ट, वो 2.95 × 10⁻14 मीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। पार्टिकल हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज 3 × 10⁻19 कूलम, मास 6 × 10⁻27 kg is accelerated with 1.21 volt of potential difference. Find the wavelength of the matter wave associated with the particle is alpha × 10⁻12 मीटर। अब देखो यहाँ पर लैम्डा निकालना है हमसे। लैम्डा क्या होता है? h/p, राइट? h/mv और mv क्या लिखते हैं? √2m ke और ke को क्या लिखते हैं? q × v। v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली बहुत सारे वर्जन है इसके, आपको बताऊंगा डिफरेंट फॉर्मूले से। हमें v वाला यूज करना है कि एक्सीलरेटिंग वोल्टेज दे रखा है। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 2 मास दे रखा है आपने को ऑलरेडी
कितना है 1 6 × 10⁻⁻27 इंटू 3 × 10⁻⁻19 इंटू वोल्टेज कितना 1.21, करेक्ट। अब ये सारे वैल्यूज पुट करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻11 मीटर। और आपको दे रखा है कि अल्फा इंटू 10⁻12 के फॉर्मेट में लिखो, तो जगह 10 इंटू 10⁻12 मीटर, सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल scatters from a target material of atomic number 79 from given data estimated diameter of nuclei of target material is approximately in meters। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है वो इस तरह से आ रहा है और ये न्यूक्लियाई, ये मान रहे हैं एक टारगेट मटेरियल है। अब मैं मान रहा हूँ कि बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। जब इन्फिनिटी है तो एनर्जी बेसिकली अपन इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हैं, अपने को निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो मान लेता हूँ कि जब ये टकरा रहा होगा तो यहाँ पहुंच गया होगा, ये है ना एकदम इसके क्लोज। ये अप्रोक्सीमेशन अपन लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको हॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आया है, इससे टकरा है इस तरह से, और इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस जो है बेसिकली इसको अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन मान रहे हैं कि ये क्या है, आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियाई का रेडियस है, ठीक। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी है इसने, 7.9 मेगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 × 10⁻19 प्लस मान के चलो कि इनिशियल सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इनिशियल सेपरेशन बहुत ज्यादा इन्फिनिटी है तो अपन डिस्टेंस ज्यादा मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनली ये आके रुक जाएंगे तो अपन फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 मान लेते हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो है k q1 q2 by r। सो k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9 k q1 दैट इज 2e 1.6 × 10⁻19 q1 q2 कितना है 79, एटॉमिक नंबर दे रखा है तो 79 इंटू e कर देते हैं 1.6 × 10⁻19 राइट, डिवाइडेड बाय r। इससे आपका रेडियस निकल जाएगा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेंगे। यहाँ पर जो रेडियस आएगा वो आएगा 2.88 इंटू 10⁻14 मीटर। ऑप्शन में ये भी होगा, बच्चे जल्दीबाजी में टिक कर देते हैं। आपसे पूछा गया है डायमीटर, तो बेसिकली डायमीटर में आपको 2r करना पड़ेगा, दैट इज 5.76 इंटू 10⁻14 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। Minimum frequency of photon required to break a particle of mass 15.348 AMU into 4 alpha particles is dash kilohertz। Mass of helium nucleus दे रखा है आपको 4.002 AMU and 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻27 kg। अब देखो बेसिकली सिंपल दिख रहा है आपको, मास डिफेक्ट का सवाल है, डेल्टा m into c स्क्वायर ये एनर्जी होती है और एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो h न्यू के बराबर है क्योंकि अपने फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो इट मींस डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा m क्या भाई, डेल्टा है मास डिफेक्ट। 4 अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, 4 इंटू एक अल्फा पार्टिकल का 1, ये दे रखा आपको 4.002 AMU, ठीक है। AMU को अभी रहने देते हैं, बाद में बाहर कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। माइनस इसका मास कितना है, इसका मास है 15.348 AMU, ठीक है। तो AMU बाहर निकाल लिया आपने। 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻27, ये kg में आ गया आपको, है ना। ये मास अपन ने kg में रख दिया इंटू सी स्क्वायर। सी कितना भाई 3 into 10⁸ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट में आ गया पूरा। अब फ्री h क्या था 6.6 into 10⁻34 into न्यू, ये फ्रीक्वेंसी लेगी आपकी। तो अब आपको उसको कैलकुलेट करना है। ये सारे क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी वो 14.94 into 10⁻19 किलोहर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी यू विल गेट। आसान। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज 91 नैनोमीटर। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Smallest wavelength of Lyman series is 91 nanometer. The difference between the largest wavelength of Paschen and Balmer series is nearly।
अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, करेक्ट, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले उन्होंने दे रखा है कि जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट लाइमन का स्मॉलेस्ट मतलब लाइमन मतलब जो भी गिर रहा है n इक्वल टू 1 में गिर रहा है, तो इन्फिनिटी गिरेगा, एनर्जी ज्यादा होगी तभी वेवलेंथ छोटी होगी, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा लाइमन का इट इक्वल टू आर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, इसका मतलब आर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 1 बाय 91 नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा ये दे रखा है। और उन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल, पार्शियल मतलब कहीं से भी गिरो, आप कहां से गिरो n इक्वल टू 3 में, लेकिन उन्होंने बोला कि लार्जेस्ट वेवलेंथ होना चाहिए। अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो जो एनर्जी चाहिए वो छोटी चाहिए, मतलब 4 से 3 में गिर रहा है ना। तो अपने को पार्शियल सीरीज को 4 से 3 में कुदाना है, और बामर में क्या होगा भाई 3 से 2 में कूदेगा, बामर में ये क्या होगा 3 से 2 में कूदेगा। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए अपने, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो वी नो दैट 1 बाय लैम्डा पार्शियल माइनस 1 बाय लैम्डा बामर, डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ्स। एक काम करें यार, इंडिविजुअल वेवलेंथ निकाल लेते हैं, उल्टा कर देंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ज्यादा इजी रहेगा। एक काम करते हैं 1 बाय लैम्डा पार्शियल कितना हो जाएगा, इट इज आर 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16, सो इट इज 16 माइनस 9 7 9 16 1 बाय लैम्डा, ये लैम्डा पार्शियल आ गया। सिमिलरली बामर निकाल लेते हैं, बामर कितना हो जाएगा मेरे पास, इट इज आर टाइम्स 5 इंटू 9 4 1 बाय लैम्डा। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सो लैम्डा पार्शियल माइनस लैम्डा बामर इक्वल टू 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7r माइनस 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5r, ठीक है। सो यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय r कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 4 बाय 7 माइनस 1 बाय 5, कितना हो गया 20 माइनस 7 दैट इज 13, 9 इंटू 4r 20 माइनस 7 13 बटे ये आ गया मेरे पास लैम्डा पी माइनस लैम्डा बी। अब 1 बाय आर की वैल्यू अब 91, 1 बाय आर की वैल्यू कितनी 91 नैनोमीटर, तो आप इसको यहाँ से 1 बाय हटा के 91 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, द करेक्ट आंसर इज 1216.8 नैनोमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Light is incident on a metallic plate having a function 110 into 10 to the power minus 20 joule. If produced photoelectrons have zero kinetic energy, then the angular frequency of incident light in radian per second is. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिर आसान सवाल, क्या दे रखा है आपको, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो h न्यू माइनस फाई नॉट होती है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ना फोटोइलेक्ट्रॉन की जीरो है। इसका मतलब फाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, h न्यू के बराबर। अब फाई नॉट दे रखा है अपने को जूल में 110 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल, ये है अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो h का डिवाइड कर दो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब उन्हें फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, उन्हें पूछी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कहीं में रेडियन पर सेकंड में। तो एक काम करते हैं, अगर मैं 2 पाई का मल्टीप्लाई अप्लाई कर दूं, 2 पाई f कितना होता है, 2 पाई f होता है मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.04 इंटू 10 टू द पावर 16 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। De Broglie wavelength of an oxygen molecule at 27 डिग्री सेल्सियस is x into 10 to the power minus 12 मीटर, the value of x is। h की वैल्यू दे रखी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, और आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट दे रखा है, मास है। अब आप देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो होती है h अपॉन p, और p को अपन लिखते हैं √2m/ke, और काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हम यहाँ पर 3/2 kBT, क्योंकि आपको वैल्यूज इस तरह से दे रखी, टेम्परेचर वगैरह दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिखेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से देखते हैं ना, हर काइनेटिक एनर्जी हाफ केवीटी सब क्या होती है सब डायरेक्शन में, तो कितनी हो गई 3/2 केवीटी होगी इसके पास। तो आप देखो यहाँ पर ये हो गया h की वैल्यू कितनी 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट मास कितना है 5.31 × 10⁻26 इंटू
3 इंटू के बी कितना रखा है 1.38, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वही दे रखी है, इंटू टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस को 300 केल्विन रख दिया गया है। सो जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज x की वैल्यू कितनी आ गई 25.8 और अप्रोक्सीमेट आर 26 क्लिक्स। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। इन हेड्रन स्पेक्ट्रम आर रेडबर्ग्स कांस्टेंट दे रखा है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइमन सीरीज इज। अब देखो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी लाइमन सीरीज मतलब n इक्वल टू 1 में गिरना है। सो लैम्डा इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू, ऐसा कर लेते हैं 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r, कहां पे गिरना है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है मतलब मिनिमम एनर्जी। 2 से 1 में गिरना है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, कितना हो गया मेरे पास ये r इंटू 1 माइनस 1 बाय 4 इज 3 बाय 4। सो 1 बाय लैम्डा इज 3 बाय 4, लैम्डा कितना आ गया मेरे पास 4 बाय 3r, ठीक है। सो 4 बाय 3r, ये तो बिल्कुल सही है। अब आप देखो ये मेरे को समझ में आ गया कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं ABC, ये तो गलत हो गया पहला है ना, ए सही है क्योंकि अब बी तीनों में आ रहा, तो बी को स्किप कर सकते हो। और बी वैसे ही बहुत जनरल है, क्यों, बाउमन सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन, ये सबको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है कि भाई बाउमन सीरीज क्या आती है, विजिबल रीजन में आती है, तो उसको आंख बंद करके टिक कर दो। अब सी देखते हैं, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन पार्शियल सीरीज, ठीक है। पार्शियल सीरीज बेसिकली पार्शियल सीरीज का मतलब ये हुआ कि लाइमन बामर पार्शियल 3 में गिरना है n इक्वल टू 3 में, ठीक है। और उसकी क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, मतलब वही इंफिनिटी से कूदना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 9/r हो गया, मतलब ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब लाइमन की क्या बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इन्फिनिटी से कूदना पड़ेगा, है ना। तो इन्फिनिटी से कूदेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा r हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r, तो ये तो गलत है, तो डी गलत है भैया, डी नहीं आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following pair of nuclei are isobars of the element? अब देखो ऐसे याद रखना है मैंने तो कि आइसोबार, बार मतलब टॉप है ना, तो जिसका टॉप सेम हो आइसोबार। तो आप ये देखो, ये एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, जिनका मास नंबर सेम दिख रहा है अपने को, सो 1s3 2s3 दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स, क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Average energy released per fission for the nucleus of uranium-235 is 190 mega electron volt. When all the atoms of 47 gram pure uranium-235 undergoes fission, energy released is alpha into 10^23 mega electron volt. The value of alpha is, you take the Avogadro's number to be 6 into 10^23 per mole. अब आप देखो बड़ा सिंपल सवाल हो गया है, तो क्योंकि अपने से पर एनर्जी, एवरेज एनर्जी दे रखी है अपने को, है पर फिशन, एक फिशन की एनर्जी कितनी है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 47 ग्राम में अपन सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि भाई कितना नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। सो यू नो दैट मोल निकालना है अगर, तो मोल कितना होता है भाई, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, दैट इज 235, ये कितना हो गया 1/5, है ना। तो मोल्स में कितना आ गया भाई 1/5 मोल आ गया। अब एक मोल में कितना एटम होते हैं 6 into 10^23, तो 1/5 मोल में कितना होंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ गए मेरे पास, या नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ ऐसे ले लो आप, न्यूक्लियस ले लो, सीधे सीधे निकल जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएंगे 1/5 इंटू 6 इंटू 10^23। अब एक न्यूक्लियस के फिशन से जो एनर्जी निकल रही है इतनी निकल रही है, तो इतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एनर्जी निकालनी है अगर मुझे, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 6 इंटू 10^23 इंटू 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस कम्स आउट टू बी 228 into 10^23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 228, क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Two electrons are moving in orbits of two hydrogen-like atoms with speed 3 into 10^5 and 2.5 into 10^5 meter per second. If the radii of orbits are nearly same, then the possible order of energy states are dash and dash respectively. चलो, तो सबसे पहले तो क्या देखा है कि भाई दो ऑर्बिट है, हाइड्रोजन लाइक है, और उनकी जो स्पीड है, उनका रेशियो, उनका जो वैल्यू दे रखी है 3 into 10^5 और ये कुछ दे रखा है, ठीक है। We know that V is proportional to Z/n और radius is proportional to n²/z, करेक्ट। अब देखो स्पीड दे रखी, एक काम करते हैं,
अगर मुझे स्पीड दे रखी है तो अपने को रेशियो निकल जाएगा, है ना। सो VA बाय VB इज इक्वल टू ZA अपॉन NA इंटू NB अपॉन ZB, करेक्ट। तो देखो VA बाय VB कितना है, 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 10⁵, ZA अपॉन ZB इंटू NB अपॉन NA, राइट। तो ये कितना हो गया अपना, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 6/5, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो रेडियस है वो बराबर है। रेडियस बराबर का मतलब ये हुआ कि RA इक्वल टू RB, और RA RB बराबर हो गए, इसका मतलब NA स्क्वायर बाय ZA इज इक्वल टू NB स्क्वायर बाय ZB, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कि जो दोनों का n है उनका रेशियो निकालना है, राइट। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द एनर्जी स्टेट्स NA बाय NB निकालना है। तो एक काम करता हूं, इसको यहां लिखता हूं मैं NA और इसको NB लिखता हूं, है ना। बाकी सबको RHS में ले आता हूं, तो एक NB में नीचे ले आया तो इधर क्या बचा, NB अपॉन NA बचा, और ZA ऊपर चले आएगा तो ZA अपॉन ZB बच जाएगा। अब आप देखो ये ZA NB अपॉन ZB NA इसकी वैल्यू 6/5 है, तो ये कितना हो गया 6/5। सो जो भी आंसर आएगा अब वो उसके रेशियो में आएगा, या तो 6/5 है या 12/10 है, तो NA की वैल्यू हो जाएगी 6 and 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, आसान। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। फॉर ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर द मास ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उल्टा होता है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। फॉर ऑल एलिमेंट्स न्यूक्लियाई विद लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्रांसफॉर्म्स टू न्यूक्लियाई विद ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आपको पता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में से दोनों सही है, पहला गलत दूसरा सही, दोनों गलत या पहला गलत दूसरा सही। अब देखो ये देखो जो भी रिएक्शन होती है और वो स्पॉन्टेनियसली अगर हो रही है तो हर रिएक्शन चाहेगी कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो, ज्यादा हो। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल 100% सही दिख रहा है मेरे को कि लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्रांसफॉर्म कहीं हो जाएगी, ज्यादा वाली में। पहली वाली में गड़बड़ी है कि मास के बढ़ने से मतलब एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना नंबर ऑफ न्यूक्लियन से नीचे आता है डिनोमिनेटर में। तो वो यार वो बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगा, ये बात सही नहीं लग रही है। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, करेक्ट इज डी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। When light of given wavelength falls on a metallic surface, the stopping potential for photoelectron is 3.2 volt. If second light having twice wavelength twice of the first light, the stopping potential drops to 0.7 electron volt. The wavelength of the first light is, ठीक। फोटोइलेक्ट्रिक का आसान सा सवाल है। We know that जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी दैट इज hc बाय लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, माइनस फाई नॉट, ठीक है। अब पहले हमने बोला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है 3.2 वोल्ट है, तो 3.2 वोल्ट इंटू E इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब सेकेंड टाइम उन्होंने बोला जो वेवलेंथ है ना डबल यूज कर लो, मतलब hc बाय 2 लैम्डा माइनस फाई नॉट, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0.7 हो गया, घट कितना हो गया 0.7। अपने वेवलेंथ निकालना है, इसका मतलब अपने को फाई हटाना है। एक काम करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो उठा के, तो कितना हो जाएगा hc बाय लैम्डा कॉमन 1 माइनस 1/2 इज 1/2 और ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज अपने को पता होनी चाहिए, उससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। जो लैम्डा है, लैम्डा इसको इधर ले जा रहा हूँ, 2.5 को लिख रहा हूँ 5/2, ये hc e को इधर ले गया मैं, यहाँ से यहाँ नीचे ले गया इसको, और 1/2 रहने दो, ठीक है। 2 से 2 कट गया। अब देखो ये जो hc बाय e है ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद होना चाहिए। h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34, c is 3 × 10⁸, e is 1.16 × 10⁻19,
सारी वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास आती है 12,400 एंगस्ट्रॉम में, और ये 5 है तो एक काम करो डिवाइडेड बाय 5 कर लो, ठीक। अब कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 4 20 8 0। So the correct answer is 2480 एंगस्ट्रॉम। आपसे यहाँ पे मीटर में पूछा है तो इसको मीटर में कर लो, 10 to the power minus 10, 2480 into 10 to the power minus 10 मीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। बाइंडिंग एनर्जी फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन आर expressed in mega electron volt. 2He3 plus 1 neutron gives you 2He4 plus 20 mega electron volt energy. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2He3 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट रिलीज हो रही है। बेसिकली क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर हीट रिलीज हो रही है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो रही है, ये तभी होती है जब एक एलिमेंट टूट के या जुड़ के है स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो ये बहुत क्लियर कट है कि यहाँ पर 2He4 जो है वो ज्यादा स्टेबल है इससे, है? और आपसे यही पूछा गया है, इफ x3 x4 x5 denotes stability of 2He3 2He4 2He5 respectively, then you have to find the correct order, ठीक है। तो ये तो स्पॉन्टेनियस हो गई भाई, ये बात क्लियर है कि अपने को ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2He4 एब्जॉर्ब कर रहा है एक न्यूट्रॉन और बन रहा है 2He5 माइनस 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी लग रही है, रिलीज नहीं हो रही है, करेक्ट। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि भैया ये 2He5 जो है वो कम स्टेबल है इन कंपैरिजन टू 2He4। 2He4 ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू 2He5। हालांकि हम इसको एक दूसरी मेथड से करें तो ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे, बट कम समय में अगर स्मार्टली करना है तो कैसे करोगे आप देखो जरा। यहां पर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है, करेक्ट। लेकिन जब He4 He5 में कन्वर्ट हो रहा है तो सिर्फ मुझे 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही लग रही है, करेक्ट। तो एक बात तो समझ में आ रही है यहां से कि जो He4 है वो ज्यादा स्टेबल है, थ्री से, राइट। और He4 ज्यादा स्टेबल है 5 से। अब ये जो x5 है ये इधर आएगा या इधर आएगा, ये डिसाइड करने के लिए हमने ये देखा कि जब He4 में कन्वर्ट हो रहा है, He3 कन्वर्ट हो रहा था He4 में, तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही थी, है ना, ये डिफरेंस ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब He4 से He5 में गए तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगी। इसका मतलब यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन में 3 के ज्यादा है, तो यहाँ पर x5 बीच में आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर इज x4 देन x5 देन x3। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। एटम 3x8 is bombarded by a shower of fundamental particles, and in 10 seconds this atom absorbed 10 electron, 10 proton, 9 neutron. You have to find the percentage growth in surface area of nucleon is recorded by, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3 होता है, करेक्ट। बट यहाँ बात हो रही है सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया मतलब 4πr², तो रेडियस की पावर 2 हो जाएगी, a to the power 2/3, करेक्ट। अच्छा, पहले क्या था, पहले ये जो एटम था ये था x8, करेक्ट। अब क्या हुआ, इसके पास 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन आ गए, करेक्ट। तो इसका जो एटॉमिक नंबर पहले 8 था इनिशियली, अब फाइनली एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 19 ऐड कर दो इसमें तो 27 हो गया ये, करेक्ट। इसका मतलब जो इनिशियल सरफेस एरिया था डिवाइडेड बाय ये इनिशियल सरफेस एरिया वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे, एक कितना है 8 रख देता हूं उसको, तो 8 मतलब 2 का क्यूब 8 रख दिए, और जो फाइनल सरफेस एरिया है वो प्रोपोर्शनल है 27, 27 को देता हूं 3 का क्यूब, करेक्ट। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू 4 एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 9, राइट। एक काम करता हूं, परसेंटेज चेंज निकालना है मुझे। परसेंटेज चेंज होता है फाइनल अपॉन इनिशियल,
-1 इंटू 100%, राइट। सो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, दोनों को रेशियो ले लेता हूँ, तो ये जाएगा 9/4, राइट। 9/4 -1 इंटू 100%, दैट इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू 100%। ये आ गया मेरे पास 125%। द करेक्ट आंसर इज 125%। बट आयरनी ये थी कि चारों ही ऑप्शन में एक भी ऑप्शन 125% नहीं था, तो जो करेक्ट आंसर है वो 125 है। ये बोनस था क्वेश्चन। तो ये देखते हैं अगला सवाल। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी E to that of an alpha particle with kinetic energy 2E is n:1. You have to find the value of n. ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/p, जिसको अपन लिखते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। नाउ अभी हमें रेशियो किसका लेना है? वेवलेंथ ड्यूट्रॉन वर्सेस अल्फा। तो अब देखो ये कांस्टेंट मतलब लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास इनटू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ड्यूट्रॉन का मास कितना है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। ड्यूट्रॉन का मास अगर मैं 2m अज्यूम कर लूँ, है ना, प्रोटॉन का मास m ले लो, ड्यूट्रॉन का 2m हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इसकी 2e। वेरस अल्फा का मास कितना हो जाएगा फिर 2he4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू एनर्जी इसकी दे रखी e, करेक्ट। एनर्जी कितनी दे रखी है अल्फा की? 2e दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे 2e है, ठीक बात। तो मेरा जो रेशियो आ गया वो आ गया 2:1, राइट। 2 कट गया, e कट गया, द करेक्ट आंसर इज 2:1। तो n की वैल्यू कितनी गई? 2। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Nucleus has mass number alpha and radius r alpha. Another nucleus has mass number beta and radius r beta. If beta is equals to 8 alpha, then r alpha by r beta is. We know that जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है r is equals to r0 8 to the power 1/3, right? Atomic number to the power 1/3, मास नंबर। तो यहाँ पर मास नंबर, राइट। तो यहाँ पर अपने को तो रेशियो निकालना है अल्फा बीटा का। सो r alpha by r beta is equals to a alpha by a beta की पावर 1/3। अब उनने जो अल्फा का एटॉमिक मास नंबर दे रखा है वो अल्फा ही लिख रखा है उन्होंने, ए अल्फा, से ये हो जाएगा अल्फा बाई बीटा टू द पावर 1/3। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बीटा है वो 8 टाइम्स अल्फा है। सो आई कैन राइट अल्फा अपॉन बीटा को मैं लिख देता हूँ 8 अल्फा की पावर 1/3। 8 को लिख रहा हूँ 2 क्यूब, है ना, तो ये 2 क्यूब की पावर अल्फा कट गया, ये क्यूब से 1/3 कट जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2। सो द करेक्ट आंसर इज 0.5। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ इक्वल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय 6 मिलीवाट लेजर सोर्स ऑपरेटिंग एट 663 नैनोमीटर इज डैश। अब देखो हमें पावर दे रखा है। पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम, राइट। तो एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन? एनर्जी लिखते हैं hc बाय लैम्डा। अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो तो n टाइम्स hc बाय लैम्डा, और अगर मैं दो जगह टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है अपना पावर n/t फोटॉन्स पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पर यही पूछा है आपसे, फोटॉन्स पर सेकंड को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू hc बाय लैम्डा। अब देखो पावर दे रखी है अपने को 6 मिली और n निकालना है। h की वैल्यू है 6.63 into 10 to the power minus 34, c is speed of light 3 into 10 to the power 8 divided by lambda 663 नैनोमीटर 10 to the power minus 9, करेक्ट। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हटाओ, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये कट गया 663 से 663 कट गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 6 हो गया, है ना। अब 9 और 9 और 3 12, राइट। ये 12 से ये 12 कट गया, तो कितना बचा? ये 22, है ना। और ये 6 और हटा लो यहाँ से, तो ये कितना बचेगा? 16। अब क्या हो जाए अपने पास? यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 6 है, तो 6/3 is 2 into 10 to the power, ये -16 है, यहाँ पे हो जाएगा +16। ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड 2 into 10 to the power 16। क्लियर? थैंक यू। Physics. Yeah.